नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं और हमने क्लास 6 to 10 कंप्लीट कर लिया है। हम आ गए क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको जो भी डाउट है, आप प्लेलिस्ट में अपने क्लास वाइज वहाँ से देख करके अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। और इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इससे हमने बोला हम कर रहे हैं क्लास 11th। और क्लास 11th में फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, जिसमें हम देख रहे हैं फैब्रिक अराउंड अस, ये हम कवर कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कपास के बारे में, जो हमारा पॉइंट होने वाला है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कपड़ों का उत्पादन। तो कपड़ों के उत्पादन में हमने कपड़ा बनाने की विधि देखी थी, जिसमें 3 प्रकार की विधि हमने कवर की थी। क्या? एक बुनाई देखा था, एक गुथाई देखा था, दूसरा गांठ लगाना। 3 प्रकार की विधि देखी थी। इसमें बुनाई को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि बुनाई होती क्या है। ऊन की बुनाई हमने देखी थी, गूंथना हमने देखा था, वस्त्र परिष्करण जाना था, रंगों से परिष्करण के बारे में पढ़ा था, छपाई पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिए थे। तो ये सारे ही टॉपिक हमने हमारी प्रीवियस क्लास, यानी कि आज जो मॉर्निंग में हमारी क्लास हुई थी, उसके माध्यम से कवर किया। आई होप आपने इस क्लास को अभी तक देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके इस क्लास को आप देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कपास यानी कि कॉटन। तो कपास के तंतु बहुत मजबूत होते हैं। इनसे तैयार कपड़ा अधिक मजबूत व टिकाऊ होता है। पहनने के कपड़े तथा घर के प्रयोग में लाए जाने वाले वस्त्रों में कपास के रेशों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। भारत एक पहला देश है जहां कपास उगाई और उपयोग की जाती है। ध्यान दीजिएगा, भारत पहला देश है जहां कपास उगाई और उपयोग की जाती है। वर्तमान में भी भारत सर्वाधिक कपास उगाने वाले क्षेत्रों में से एक है। यानी कि भारत ऐसा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कपास उगाया जाता है। कपास का रेशा कपास के पौधों के बीज फल यानी कि सीड पॉड से प्राप्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि कपास का रेशा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो कपास का रेशा हमें पौधों के बीज फल से प्राप्त होता है। प्रत्येक बीज में अत्यधिक मात्रा में रुएं होते हैं। रेशों से बीज अलग करने की प्रक्रिया को उटाई कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन जाए कि रेशों से बीज अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बताइए, रेशों से बीज अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेशों से बीज अलग करने की प्रक्रिया को उटाई कहा जाता है और इन्हें बड़े बड़े बंडलों गट्ठरों में कताई के लिए भेजा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रेशों से अलग करने की प्रक्रिया उटाई कहलाती है। कपास के गुण देख लेते हैं। सबसे छोटा रेशा होता है, जो फर्स्ट इसका गुण है, ये क्या होता है कि सबसे छोटा रेशा होता है। कपास, क्वेश्चन बन गया कि सबसे छोटा रेशा कौन सा होता है, तो सबसे छोटा रेशा किसका होता है? कपास का। जिसकी लंबाई कितनी होती है? 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है? 1 से 5 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। सूत अथवा बनाया गया कपड़ा देखने में चमकहीन होता है और छूने में थोड़ा खुरदरा। अन्य रेशों की तुलना में इसका वजन ज़्यादा होता है। इसकी नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। यानी कि कपास ऐसा रेशा होता है जिसमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। यह आसानी से सूख भी जाता है, जिसके कारण इसका उपयोग गर्मी में अत्यधिक किया जाता है। किन कारणों से गर्मी में इनका उपयोग कॉटन का अत्यधिक किया जाता है? फर्स्ट, एक तो इसमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है और दूसरा, ये आसानी से सूख जाते हैं। इसलिए जो है गर्मी में कॉटन के कपड़े बहुत प्रयोग में लाए जाते हैं। सूक्ष्म भिन्न भिन्न भार, बनावट व परिष्करण वाले सभी वस्त्र कपास के सूत से ही बनते हैं, जैसे मसलिन, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, डेनिम, केसमेंट आदि। ये सारे किससे बनते हैं फ्रेंड्स? तो ये सारे बनते हैं कपास के सूत से ही बनते हैं ये सारे वस्त्र। और ये हमने देख लिया कपास के बारे में। आई होप कपास जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको क्लियर हो गए होंगे। लिनन के बारे में देखते हैं। दूसरा रेशा हमारा कौन सा है? लिनन के बारे में हम
पढ़ते हैं। तो लिनेन एक बास्ट रेशा है। कैसा रेशा है? एक बास्ट रेशा है जो लैक्स के पौधों के तने से प्राप्त होता है। तो लिनेन एक कैसा रेशा है? फर्स्ट पॉइंट हमने देखा एक ये बास्ट रेशा है, और दूसरा देखा ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो लिनेन हमें प्राप्त होता है कहाँ से? लैक्स के पौधों से प्राप्त होता है। तो लिनेन प्राप्त होने वाला पौधा बताइए? तो लैक्स नामक पौधे से लिनेन प्राप्त होता है। तो तने से प्राप्त होता है। छाल के अंदर के गुदेदार भाग को बास्ट कहा जाता है। लिनेन की छाल के अंदर जो गुदेदार सा भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? बास्ट कहते हैं। रेशा प्राप्त करने के लिए तनों को लंबे समय तक पानी में भिगोया जाता है। लिनेन का रेशा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तनों को लंबे समय तक पानी में भिगोया जाता है ताकि इसका नरम भाग गल जाए। इस प्रक्रिया को ही अपगलन यानी कि रेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपगलन कहा जाता है। किस प्रक्रिया को? जिसमें इसको काफ़ी समय तक भिगोया जाता है, इसी प्रक्रिया को अपगलन यानी कि रेटिंग कहा जाता है। अपगलन के बाद लकड़ी वाले भाग को अलग किया जाता है और लिनेन के रेशों को एकत्र किया जाता है। इसके पश्चात उन्हें कताई के लिए भेज दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब अपगलन यानी कि रेटिंग का जब प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है? लकड़ी वाले भाग को अलग किया जाता है और लिनेन के रेशों को एकत्रित कर दिया जाता है। इसके पश्चात ही उन्हें कताई के लिए भेजा जाता है। अब लिनेन के गुण देख लेते हैं। तो लिनेन के गुण में फर्स्ट पॉइंट है, लिनेन एक सेलुलोसिक रेशा भी है। ध्यान दीजिएगा, लिनेन क्या है? एक सेलुलोसिक रेशा भी है। अर्थात लिनेन एक बास्ट रेशा तो है, साथ साथ इसका ये भी गुण है कि ये एक सेलुलोसिक रेशा भी है, इसलिए इसके कई गुण कपास जैसे होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इससे बना सूत मजबूत और अधिक चमकीला होता है क्योंकि इसका रेशा कपास से लंबा और सूक्ष्म होता है। हमने पढ़ा ना कि कपास सबसे छोटा रेशा होता है, तो सीधी सी बात है लिनेन क्या होगा? ये कपास से लंबा होगा ही होगा। इसमें भी नमी को तत्काल सोखने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए यह भी आरामदायक होता है, परंतु यह रंगों को शीघ्र ही अवशोषित नहीं करता, अतः उत्पन्न रंग ज़्यादा चमकदार नहीं होता है। लैक्स पौधा विश्व में बहुत कम क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जो लैक्स नामक पौधा है ये हमारे विश्व में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है तथा इसे संसाधित करने के लिए सबसे लंबे समय की आवश्यकता होती है। क्या होती है? लंबे समय की आवश्यकता होती है, इसलिए लिनन का उपयोग कपास से कम होता है। तो लिनन का उपयोग कपास से कम क्यों होता है? क्योंकि यह पूरे विश्व में बहुत कम क्षेत्रों में पाया जाता है और दूसरी जो है इसको संसाधित करने के लिए यानी कि इसको बनाने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है लिनन का प्रयोग हम कम करते हैं। बाकी इसके सारे गुण कपास से मिलते जुलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया लिनन और लिनन के गुण। आई होप लिनन भी आपको क्लियर हो गया। दूसरा रेशा देखते हैं, जूट और सन यानी कि जूट एंड हेम्प रेशे के बारे में जानते हैं। तो जूट और सन भी लिनन की तरह बास्ट रेशा है। कैसा रेशा? बास्ट रेशे हैं। इनके रेशे भी मोटे होते हैं और इनकी सुनम्यता अच्छी नहीं होती, इसलिए इनका उपयोग केवल रस्सियाँ और बोरे तथा इसी प्रकार के अन्य उत्पाद बनाने के लिए किया जाता। अर्थात जूट और जो सन के रेशे इनसे हम पहनने वाले कपड़े नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि इनके रेशे काफ़ी मोटे होते हैं और इनकी सौम्यता अच्छी नहीं होती, इसीलिए इनका उपयोग जो है हम कपड़े बनाने में नहीं करते। तो ये हमने देख लिया जूट और सन। तीसरा रेशा हमारा है ऊन। तो ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त होती है। इसे बकरी, खरगोश, ऊंट जैसे अन्य पशुओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। इन रेशों को विशिष्ट बाल के रेशे कहा जाता है। विभिन्न प्रजाति की भेड़ों के बाल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ भेड़ों को केवल इसलिए पाला जाता है क्योंकि वे अच्छी गुणवत्ता के रेशे प्रदान करते हैं। पशु के बाल उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कतरना अर्थात सियरिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पशु के बाल उतारने की प्रक्रिया को क्या कहता है? कतरना अर्थात सियरिंग कहते हैं। यह जलवायु दशाओं के अनुसार वर्षा में 1 या 2 बार उतारी जा सकती है। जो पशु के ऊपर से बाल उतारा जाता है वो पूरे वर्ष में 1 या 2 बार उतारा जाता है। बोला जैसे हमने पढ़ा कि पशु के बाल से ही ऊन बनता है, चाहे वो फिर खरगोश, ऊँट या बकरी किसी के भी बाल हो तो उनके बाल से ही हमें ऊन प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? इनके बाल को कतरना पड़ता है अर्थात शेयरिंग करना पड़ता है। और यह प्रक्रिया वर्ष में कितनी बार होती है? तो 1 या 2 बार ही होती है।
कतरने के दौरान बाल को एक पीस में ही रखने का प्रयास किया जाता है, जिसे कर्तित ऊन यानी कि फ्लीस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? कर्तित ऊन अर्थात फ्लीस कहते हैं। इससे रेशे की अलग करना आसान हो जाता है, यानी कि इस प्रक्रिया से रेशे को अलग करना आसान हो जाता है, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों के बालों की लंबाई और सूक्ष्मता भिन्न होती है। छटाई के पश्चात उनसे धूल, ग्रीस, शुष्क स्वेदन यानी कि ड्राइड प्रस्पिरेशन हटाने के लिए उन्हें अभिमार्जित किया जाता है। इसके बाद कार्बनीकरण किया जाता है, जिससे इसमें फंसी हुई पत्तियां और डंठल हटाए जाते हैं। इसके पश्चात रेशों की कताई के लिए भेज दिया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया ऊन के बारे में। ऊन के गुण देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, ऊन एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। ऊन कैसा रेशा है? तो एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। स्टॉक मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके रेशों की लंबाई 4 से 40 सेंटीमीटर होती है। तो ऊन कैसा रेशा है? एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। दूसरा, इसके रेशों की लंबाई 4 से 40 सेंटीमीटर होती है। तीसरा गुण है ऊन का, इनका खुरदरा या नरम होना भेड़ की प्रजाति और पशु के शरीर के अंग के अनुसार होता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें प्राकृतिक सिकुड़न होती है, तो यह पहले ही मुड़ा हुआ होता है, जिस कारण इसमें लीच और लंबाई जैसे गुण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य रेशों की तुलना में ऊन कम मजबूत होता है, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसमें लचीलापन और सुनम्यता होती है। ध्यान दीजिएगा, बाकी रेशों की तुलना में जो ऊन है वो कम, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, मजबूत कम होता है, बट इनमें क्या है? इनमें लचीलापन और सुनम्यता होती है। तो ये तो हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऊन में सतही सल्क यानी कि सरफेस सील्स होते हैं, जो जल विकर्षक होते हैं। फिर भी यह अत्यधिक पानी सोख सकती है, लेकिन सतह गीली महसूस नहीं होती। इस क्षमता के कारण यह आर्द्र और ठंडे पर्यावरण में आरामदायक होती है। ऊन का मिश्रण सूती, रेयॉन और पॉलिस्टर के साथ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऊन जो हम पहनते हैं वो सूती, रेयॉन और पॉलिस्टर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये हमने देख लिया ऊन और ऊन के गुण के बारे में। अब रेशम यानी कि जिसको हम सिल्क के नाम से जानते हैं, सिल्क के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जो हमारा सिल्क रेशा है। तो सिल्क एक प्राकृतिक तंतु रेशा है। कैसा रेशा है? एक प्राकृतिक तंतु रेशा है। अभी हम ऊन पढ़, ऊन कैसा? ऊन एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है, बट सिल्क एक प्राकृतिक तंतु रेशा है, जो रेशम के कीड़ों के स्राव से निर्मित होता है। रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन जाता है कि रेशम की खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम चीन में हुई। चीन ऐसा देश है जहाँ पे रेशम की सर्वप्रथम खोज हुई। चीनियों ने रेशम उत्पादन की कला को लगभग 500 ईस्वी तक अर्थात 2000 वर्षों से भी अधिक समय तक गोपनीय रखा। यानी कि चीन ने खोज तो कर ली थी रेशम की, बट इन्होंने 2000 वर्षों तक रेशम की खोज के बारे में किसी को बताया नहीं, इसको गोपनीय रखा। यदि रेशम नियंत्रित दशाओं में निर्मित किया जाता है तो वह मुलायम होता है और इससे लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। इसका कारण कपड़ा सूक्ष्म, गुणवत्तापूर्ण और चमकीला होता है। रेशम यदि वन्य अथवा प्राकृतिक दशाओं में निर्मित हो तो वह खुरदुरा, मजबूत और कम लंबाई का होता है। इसलिए कपड़े मोटे, खुरदुरे लेकिन मजबूत होते हैं। जैसे टसर रेशम, ध्यान दीजिएगा कौन सा? जैसे टसर रेशम। अच्छी गुणवत्ता वाली रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों की खेती सावधानी पूर्वक की जाती है। इसे रेशम कीट पालन यानी कि सेरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन कहा जाता है। तो रेशम की भी खेती होती है फ्रेंड्स, और इसी खेती को हम क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन खेती के नाम से जानते हैं। तंतु रेशा होने के कारण रेशम की कताई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस तंतु को रील में सावधानी पूर्वक लपेट कर रखना आवश्यक होता है। सूत का निर्माण कई तंतु को एकदम साथ मोड़कर किया जाता है। यदि तंतु टूट जाता है तो कीड़ा कोकून तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है? कीड़ा
कोकून तोड़ देता है तो टूटे हुए फिलामेंट को कपास की तरह कताई द्वारा संसाधित किया जाता है। इसे कताई की गई रेशम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कताई की गई रेशम यानी कि स्पम सिल्क कहा जाता है। स्पम सिल्क किसको कहते हैं? जिस रेशम की कताई हुई हो तो उसको हम स्पम सिल्क अर्थात कताई की रेशम के नाम से जानते हैं। आई होप रेशम के बारे में आपको जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं रेशम के गुण क्या है। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। नंबर 2, रेशम का स्वाभाविक रंग श्वेताभ यानी कि ऑफ वाइट एवं क्रीम होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। रेशम क्या है? रेशम का जो अपना खुद का रंग होता है वो कैसा होता है? श्वेताभ यानी कि ऑफ वाइट। कैसा होता है? ऑफ वाइट एवं क्रीम होता है। जंगली रेशम भूरे रंग का होता है। जो जंगली रेशम होता है वो कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट है, रेशम के तंतु लंबे, सूक्ष्म और चिकने होते हैं। इनकी चमक अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इनमें प्राकृतिक गोंद पाया जाता है। कैसा गोंद पाया जाता है? रेशम में प्राकृतिक गोंद पाया जाता है जो रेशम को सुंदर बनावट प्रदान करता है। और लास्ट जो पॉइंट है रेशम के गुण के बारे में, तो रेशम के मजबूत रेशों से कपड़ा बनाया जाता है जिनकी सुनम्यता अच्छी और दीर्घकालीन होती है। तो ये तो हमने कुछ देख लिए पॉइंट्स किसके बारे में? रेशम के गुण के बारे में। तो रेशम के गुण आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट रेशा है रेयॉन। रेयॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो रेयॉन क्या है? मानव निर्मित यानी कि सेल्यूलोसिक रेशा है। कैसा रेशा है रेयॉन? रेयॉन एक मानव निर्मित सेल्यूलोसिक रेशा है। सेल्यूलोसिक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लकड़ी की लुगदी से बनता है। कैसे बनता है रेयॉन? लकड़ी की लुगदी से जो रेशा बनता है उसी को हम सेल्यूलोसिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेल्यूलोसिक रेशा कौन सा होता है? जो लकड़ी की लुगदी से बनता है उसी को सेल्यूलोसिक रेशा कहा जाता है। और निर्मित इसलिए कि यह लुगदी रसायनों से संसाधित की जाती है और इसको रेशों के रूप में पुनः निर्मित किया जा सकता है। अब रेयॉन के गुण देख लेते हैं। रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है इसलिए इसके आकार एवं आकृति को नियंत्रित किया जा सकता है। रेयॉन कैसा रेशा है? रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है इसलिए इसके आकार एवं आकृति को निर्मित किया जाता है। इसका व्यास समान होता है और यह स्वच्छ एवं चमकीला होता है। कौन? रेयॉन। रेयॉन के सेल्यूलोसिक रेशा होने के कारण इसके अधिकांश गुण कपास जैसे होते हैं, लेकिन यह कपास की अपेक्षा कम मजबूत और कम टिकाऊ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेयॉन और विनिर्मित सेल्यूलोसिक रेशों का मुख्य लाभ यह है कि इसे अपशिष्ट सामग्री से पुनः संसाधित किया जा सकता है तथा यह देखने में रेशम जैसे ही होते हैं। जो रेयॉन होता है वो दिखने में किस प्रकार के रेशों जैसा दिखता है? तो वो रेशम जैसे दिखते हैं। अब ये तो हमने देख लिया, रेयॉन के बारे में जान लिया। नायलॉन देखते हैं। तो नायलॉन सबसे पहला रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया कृत्रिम तंतु है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नायलॉन क्या है? तो नायलॉन सबसे पहला रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम तंतु है। नायलॉन का आविष्कार के साथ साथ वस्त्र विज्ञापन के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। इनका उपयोग सबसे पहले टूथब्रश के सूप के रूप में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, नायलॉन का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया? तो टूथब्रश के सूप क्या होते हैं? जो हमारे ब्रश जिससे हम ब्रश करते हैं उसके जो बाल होते हैं उसी को सूक बोलते हैं। तो सबसे पहले टूथब्रश के सूक के रूप में किया गया था। नायलॉन का निर्माण एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। इसके लिए कोल तार से प्राप्त दो रसायनों हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन तथा एडिपिक अम्ल के संयोग से नायलॉन लवण तैयार किया जाता है। वर्ष 1940 में नायलॉन से बनने वाले वस्त्र जुराबे और स्टॉकिंग्स थे। कौन से थे नायलॉन से बनने वाले वस्त्र? तो वो थे फ्रेंड जुराबे और स्टॉकिंग्स थी। और कब? 1940 में, जो अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी। बाद में इसका उपयोग सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए किया जाने लगा। तो ध्यान दीजिएगा, नायलॉन से बनने वाले वस्त्र 1940 में कौन से थे? तो वो जुराबे यानी कि सॉक्स और स्टॉकिंग्स थी। ये था। और सबसे पहले नायलॉन से क्या बनाया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नायलॉन से हमने क्या बनाया?
टूथब्रश के सूक्ष्म के रूप में किया गया। सबसे पहले नायलॉन का प्रयोग, यानी कि जो ब्रश का जो हमारा बाल होता है, रेशा होता है, वही हमारा क्या टूथब्रश के सूक्ष्म होते हैं। तो नायलॉन का सबसे पहले प्रयोग वहाँ पे किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नायलॉन के गुण देख लेते हैं। तो नायलॉन तंतु सामान्यतः नरम, चमकीले तथा समान व्यास के होते हैं। नायलॉन काफ़ी मजबूत और अपघर्षण रोधी होते। अपघर्षण रोधी होने के कारण इसका उपयोग ब्रश, कारपेट आदि में होता है। नायलॉन का अन्य उपयोग परिधान, अंदर पहनने वाले वस्त्रों, तैराकी सूटों, दस्तानों, जॉल, साड़ियाँ इत्यादि में किया जाता है। होजरी और लेंजरी विनिर्माण के में मुख्य रूप से नायलॉन का प्रयोग होता है। बाह्य परिधान के लिए इसे अन्य रेशों के साथ मिलाया जाता है। तो ये हमने नायलॉन के गुण भी देख लिए, नायलॉन के बारे में भी जान लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा रेशा है वो हमारा क्या है फ्रेंड्स, पॉलिएस्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पॉलिएस्टर से जो ये हमारा टॉपिक होने वाला है, इसको हम करेंगे फ्रेंड्स हमारी कल की क्लास में, यानी कि मॉर्निंग सुबह 9 बजे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती आप बोर हो। पढ़ाई इंटरेस्टिंग वे से पढ़िए, बोर मत होइए। तो ये हो गया हमारा कहाँ, नायलॉन तक हमने जाना। कितने प्रकार के रेशे हमने जाने, कपास, लिनेन, जूट और सन, ऊन है, रेशम, रेयॉन, नायलॉन। तो इतने सारे हमने रेशों के बारे में पढ़ा, इनके गुण के बारे में जाना, ये किस प्रकार के रेशे हैं, ये सब भी हमने देखा। आई होप यहाँ तक जो भी हमने पढ़ाई की है आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके हर डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पॉलिएस्टर। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।